नमस्कार, मैं हूँ आशीष मालवीय। देश भर में इस समय प्रयागराज महाकुंभ की धूम है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के वीडियो और तरह तरह की भ्रांतियां महाकुंभ को लेकर चल रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से विपरीत जो व्यक्ति उस कुंभ में घूम कर आए या गंगा जी में स्नान करके आए, हम उनकी जुबानी जानेंगे कि किस तरीके से महाकुंभ जो चल रहा है प्रयागराज में, क्या कुछ वहाँ की व्यवस्था है, क्या कुछ कमियां और क्या कुछ वहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। हमारे साथ हैं अशोकनगर के वरिष्ठ पत्रकार जो कि कुंभ में अभी स्नान करके आए और वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को टटोल कर आए। मैं इनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ की सारी हकीकत है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बताइए थोड़ा सा कि किस तरीके से वहाँ की व्यवस्था रही, चूँकि अभी आप कुंभ में स्नान करके आए। सबसे पहले हम व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं थी वहाँ पर? देखिए, कुंभ क्षेत्र की व्यवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो कुंभ क्षेत्र के पूरे सरफेस में सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो श्रद्धालुओं के हिसाब से बेहतर थी। खासकर जो शौचालय की एक व्यवस्था थी वो या आने जाने की व्यवस्था थी, जितने लोगों के हिसाब से वो की गई थी वो बहुत बढ़िया है। दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि जिस क्षमता के लिहाज से चीज़ें की गई थी वो वृद्धि उनमें हो रही है, या तो उस वजह से अव्यवस्था फैल पा रही है, या फिर प्रशासन को जब संख्या बढ़ती है तो कुछ ऐसे एहतियात के लोग में कदम उठाने पड़ते हैं कि जो उन व्यवस्थाओं से बिल्कुल इतर होती हैं। जिन चीज़ों को हम सोच के जा रहे हैं उनसे बिल्कुल इतर होती हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आपकी बस को 14-15 किलोमीटर दूर रोक दी जा रही है, तो 14-15 किलोमीटर से संगम तक पहुंचने के लिए एक बड़ी चुनौती है आपके पास में, और वो भी तब जब भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हमने माघ पूर्णिमा के दिन ये भीड़ देखी, बसंत पंचमी के दिन जिस दिन हम गए उस दिन दुर्भाग्यजनक तरीके से शनिवार और रविवार का दिन था। तो सरकार या प्रशासन जो व्यवस्थाएं कर रही थी ये मान रही थी कि माघ पूर्णिमा हो गई तो शायद भीड़ का दबाव कम होगा, मगर उनकी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने जो मेरे वीडियो देखे जो सोशल मीडिया पर आए, काफ़ी वायरल भी हुए, तो जाम में फंसे हुए वीडियो इस वजह से थे क्योंकि वहाँ जो परिस्थितियाँ थी या जाम में जितनी समस्याएं हो रही थी, पार्किंग के लिए जो अलॉटमेंट या व्यवस्थाएं की थी वो भरी हुई थी। तो ऐसे में जितने भी रास्ते वहाँ से आ रहे थे वो सब के सब चौक थे। तो हम चित्रकूट में फंस गए थे, तो 120 किलोमीटर के लिए जो है 16 घंटे लगे। तो जिन व्यवस्थाओं के लिए कुंभ को सोचा या समझा जा रहा है, तो दोनों तरह की चीज़ें। अगर आप कम भीड़ में गए हैं तो आपको बहुत कम जो है समस्याएं हुई है, जितनी ज़्यादा भीड़ में गए हैं आपको उतनी ज़्यादा समस्याएं हुई। एक बहुत खास बात निकल कर सामने आ रही थी। लोगों का सोचना यह था कि स्टार्टिंग में जो है भीड़ छट जाएगी, बाद में जाएंगे, लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत चीज़ देखने को मिली। जैसे जैसे कुंभ परवान चढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। आपके समय में किस तरह की भीड़ आपको नजर आई और आपको असुविधाएं क्या क्या मिला? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये जो ट्रेंड है या जो समझ है वो बिल्कुल जो डिजास्टर को काम करने वाले लोग हैं या प्रशासनिक तंत्र के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल इतर है। हमको भी या आपको भी या सबको भी ये लग रहा था, हम भी यही सोच के जा रहे थे कि माघ पूर्णिमा हो गई तो अब शायद भीड़ उतनी नहीं होगी। मगर ये जो नया ट्रेंड सेट जो हुआ है, मतलब वो सिर्फ कुंभ की बात नहीं है, प्रयागराज की नहीं, ये पूरे देश का है। लोगों में जिस तरह से इसकी ब्रांडिंग की गई है, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, तो ऐसा लगता है कि अगर हमने कुंभ नहीं नहाए तो पता नहीं कितना जो है नुकसान हो जाएगा, पता नहीं हम सनाती रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक तो ये हो रहा है, दूसरा हर कोई किसी न किसी को देखकर इन्फ्लुएंस है, वो चला गया तो मैं भी जाऊंगा। तो एक होड़ जो है, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से सरकार के स्तर पर या दूसरे स्तरों पर कुंभ को हाइट दी गई है, तो लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं, और उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप जो खुद कह रहे हैं हकीकत बात यही है कि जब लग रहा था कि अब भीड़ कम होगी, आज और कल जो स्थिति है शनिवार और इतवार की, वैसी की वैसी स्थिति जो पिछले शनिवार रविवार में हम गए थे उस समय की है। अभी भी लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है, भीड़ है। मगर इसके बाद भी अच्छी बात यह है कि आप जब डुबकी लगा रहे हैं, संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, मेला क्षेत्र में, तो वहाँ आपको इस भीड़ से उतनी परेशानी नहीं हो रही जितनी की रास्ते में हो रही है। जाम की बात भी आपने उठाई, तो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जा रहे हैं, जाम में फंस रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता होता है वो होता है ट्रेन का, बाय ट्रेन। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, जिनकी रिजर्वेशन है वो अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का कोई फेल्यूअर इसमें हम देख सकते हैं, या फिर जो जाम का पूरा औरा सामने आया, कहीं प्रायोजित तो नहीं लगता आपको कि वहाँ पर जो पब्लिक पहुँच रहे हैं उसको रास्ते में रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? लगा, एक्चुअली में हम इसके भुक्तभोगी भी हैं। मैं जिस दिन गया था उसके कुछ घंटे पहले मेरा बालक कार से गया था। वो दोपहर के 1-2 बजे के करीब गया, और वो अपनी कार से बहुत आसानी से मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में जहाँ हमारा टेंट था वहाँ तक अपनी कार लेके पहुँचता है। उसे किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। हम जब अपनी पूरी बस करके ले जाते हैं तो हम 3 बजे के आसपास जब रात में सो रहे होते हैं तो हमारी बस खड़ी रहती है। सुबह 7 बजे तक उसी स्थान पर बस खड़ी रहती है चित्रकूट में। तो जब बाहर उतर कर देखते हैं, ऊपर खड़े होकर देखते हैं, तो
करीब करीब 20 किलोमीटर बताते हैं कि इधर उधर दोनों तरफ जाम लगा हुआ था। उसको चूंकि तत्काल में समझ में नहीं आ रही थी, लग रहा था जाम हुआ होगा किसी कारण से, मगर मुझे जो लगा, जितना मैं समझता हूँ कि प्रशासन उस जो भगदड़ जो हुई थी जो है माघ पूर्णिमा का, उससे डरा हुआ था। और वो ये लग रहा था कि जितनी भीड़ उनको सभी आसपास के जिलों से जा रही थी, अगर एक साथ वो सबके सब घुस जाते तो संभवतः प्रशासन को संभालना एक मुश्किल था। तो 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भी कई जगह जो है बैरिकेड करके जो है रोड जाम कर दी गए, रोक दिए गए, उनको वापस लौटा गया। तो एक पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से भी ये काम हो सकता था कि जितने लोग कुंभ में धीरे धीरे पहुंचेंगे, कम कम पहुंचेंगे, तो खासकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है वो थोड़ा सा जो है ठीक ठाक होगा। एक वीआईपी कल्चर को लेकर लगातार क्वेश्चन मार्क लगते आए हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। वीआईपी कल्चर की वजह से वहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं आपने देखी? बिल्कुल देखी, ये बिल्कुल सही बात है। वीआईपी कल्चर ये संभव नहीं है कि ना हो पाए, वो बहुत को करना ही पड़ेगा। वीआईपी सिर्फ इसी वजह से नहीं होता कि सिर्फ वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं या कुछ और। जो एम्बुलेंस के लिए जगह बनाई जाती है या लॉजिस्टिक के लिए जगह बनाई जाती है या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाएगी, वो वीआईपी से ही बनाई जाएगी। मगर उसका और आम जनता के बीच का जो स्क्वायर है उसको देखना चाहिए। अगर संख्या के हिसाब से आप देख रहे हो तो जैसे आपके पास 25 पुल हैं तो आपको कम से कम 22 पुल 20 पुल तो कम से कम आम जनता के लिए खोलना चाहिए। आपको वीआईपी के लिए रखना है, आप 1 पुल 2 पुल रखिए। और उसमें भी एक व्यवस्था की, आपने बहुत अच्छी बात की, जितने वीआईपी आ रहे हैं आप चाहते तो उनको ऐसी व्यवस्था भी कर सकते थे कि उनको आम जनता के पास आने से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ वोट भी हैं, तमाम सारी चीज़ें हुई भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आए चले गए, किसी को पता नहीं चल पाया, राष्ट्रपति आए चले गए, अगर ये सारी की सारी चीज़ें पहले दिन से तय की गई होती कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, जहाँ जैसे आप टोटल जितनी जगह बनाई है उसमें से अगर 20% वीआईपी के लिए कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दुर्भाग्यजनक है। इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ कुंभ मेले में देखने को मिली कि जितने भी अखाड़ा संचालक थे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। बीच के दिनों में जब एक शाही स्नान था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर पहुँच गई थी, तो उन्होंने अपना जो स्नान था उसको स्थगित कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने सांकेतिक रूप में दोपहर में स्नान किया। तो उनका जो कॉपरेशन था वो सराहनीय था। इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अखाड़ा परिषद ने जिस तरह की शांति इस बार दी है वो मेरे ख्याल में कुंभ इतिहास में सबसे बेहतर रही है। हमने पुराने इतिहास को देखा है, पढ़ा है कि कुंभ में जो भगदड़ है वो बहुत सामान्य सी भगदड़ है, बहुत सामान्य सी मौतों का आंकड़ा है। सिर्फ शाही स्नान जिसे कहा जाता था आजकल अमृत स्नान जैसे, उसको करने के लिए साधुओं के बीच में जो संघर्ष हुए हैं इतिहास में, वो गंगा को रक्त रंजित करने वाले रहे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब के साधुओं में, अब के अखाड़ों में, अब के प्रशासन ने इस पर बड़े अच्छे से काम किया है। और एक अच्छी बात यह है कि 13 अखाड़ों में एक क्रमबद्धता, ये बहुत कठिन काम था। आज से पहले के लिए ये बहुत मुश्किल था कि ये तय कर पाएंगे कि पहले कौन सा जो है अखाड़ा करेगा। ये बड़ा विषय, बहस का विषय था, पर सभी साधुओं ने इसमें जो सहमति दी है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये चीज़ें हैं जो कुंभ से निकल के आम जनता के बीच में आनी चाहिए। कुंभ जिस वजह से भरता है या कुंभ जिस वजह से होता है, उसके पीछे का यही है कि जिस आध्यात्मिक चेतना को वर्षों तक उन साधुओं ने अपनी तपचर्या से अर्जित किया है, वो समाज के लिए किसी तरह उपयोग में आ सकती है, क्योंकि अगले कुछ वर्षों के बाद फिर उनको उसी मार्ग पर जाना है। तो वो जो 1-1.25 महीने का हिस्सा है जिसमें वो आते हैं, वो सिर्फ इस वजह से नहीं आते कि उनको कुंभ अकेला स्नान करना, वो इस वजह से भी आते हैं कि उस साधना से, उस तपचर्या से, उस स्वाध्याय से जो चीज़ें अर्जित की हैं वो समाज को देके जा सकते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई कि जो साधु संत वहाँ पर पहुँचते हैं, वो उनका जो अर्जन है वो जनता तक पहुँच पाए और जनता उनको देख पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। लेकिन हमने इस पूरे महाकुंभ में शुरू से अभी तक ये देखा कि जो चीज़ प्रसारित होनी चाहिए थी, जो वायरल होनी चाहिए थी, उनको वायरल ना करके कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हुई जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने देखा एक माला बेचने वाली मोनालिसा, एक हर्षा रिछारी है जो कि सोशल मीडिया पे पहले ही जिसकी बहुत सारी रील्स वगैरह चल रही थी। फिर ममता कुलकर्णी का मामला आया महामंडलेश्वर वाला। तो ये सारी चीज़ें तो देखी, लेकिन कितने संत महात्मा वहाँ पर आए, कितने महामंडलेश्वर आए, कितने नागा साधु आए, कितने शंकराचार्य आए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिरे पर रहीं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। और हर युग धर्म में कुछ विसंगतियाँ होती हैं। ये इस युग धर्म की विसंगति है कि जिस समुद्र मंथन के बाद 4 बूंद अमृत की गिरने से इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, आप सोचिए उसका जब पूरा घड़ा अमृत का निकला होगा, वो सृष्टि के लिए कितनी बड़ी चेतना का हिस्सा रहा होगा कि सहस्त्राब्दियों तक हम उस 4 बूंद के कभी गिरने के बाद आज तक सिर्फ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस नक्षत्र विशेष में जो है महसूस करने के लिए जाते हैं।
और उसी अवसर पर जो मैं कह रहा था साधु संतों का, जब धर्म का बेहद खराब दौर था, जिसको मैं शंकराचार्य का दौर कह रहा हूँ 720 ईस्वी का, तो उन्होंने जो मूल रूप से जो कुंभ को जो है आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें शंकराचार्य का बड़ा योगदान है। क्योंकि धर्म को पुनर्स्थापित करने के बाद उन्हें एक मंच पर लाने के लिए 4 धाम बनाए, अखाड़ों की स्थापना की, महामंडलेश्वर की उसमें स्थापना की, 4 पीठों की स्थापना की, और उस पर पीठाधीश्वर बैठाल कर उनको विद्वत जनों को ये बताया कि आगे धर्म को कैसे आप ठीक ठाक कर पाओगे, कोई विसंगति ना आ पाए। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए करीब 700-800 वर्ष इस्लाम रहा, 200-300 वर्ष जो है अंग्रेज रहे, मगर इस परंपरा के लोगों ने सनातन को बचाए रखा इन्हीं कुंभों के भरोसे, अखाड़ों के भरोसे। मगर इस कुंभ में ये इतने कमज़ोर हुए कि सनातन को आप ब्रांडिंग करके अगर आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये तब उठेगा जब उसके ऋषि मुनि हैं, जो आज के समय में जिन्हें आचार्य कह रहे हैं, तपचर्या करने वाले लोग कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं। लोग शंकराचार्य व्यवस्था को समझ ही नहीं पा रहे। शंकराचार्य दंडी स्वामी बनने से पहले कितनी कठोर तप साधना से जाता है, कितना स्वाध्याय अध्ययन करता है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। और एक सरकार से जुड़े लोग या एक संगठन से जुड़े लोग, उनको अच्छा नहीं लग रहा कोई एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो उन सब चीज़ों को भूलकर उस पर ऐसे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में सनातन को ये ऊपर ले जाने वाली चीज़ें? तो सरकार का एक बहुत बड़ा विषय है ये, इसको भी सोचना चाहिए कि जो लोग सनातन का दम भर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं दरअसल। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल प्रेमानंद जी को हम सभी लोग आजकल फॉलो करते हैं। उन्होंने इस विषय पर मुखर ऊपर होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब आपने शंकराचार्य जी उनको बनाया, उनको पदवी दिए, तो देश के अंदर या दुनिया के अंदर सनातन की सर्वोच्च पद पर वो लोग बैठे हुए हैं, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको आप फिर मानिए। अभी स्थिति क्या बन रही है कि लोग एक मन में भ्रांति लेके चलते हैं कि अगर हमारे मुताबिक सामने वाला बोलता है तो वो अच्छा है। हमने देखा है कि शंकराचार्य जी के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, सोशल मीडिया पर उनके लिए अभद्र टिप्पणियां शुरू हो गई। तो क्या आप मानते हैं कि राजनीतिकरण भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में हो रहा है? धर्म को राजनीति का माध्यम बना लिया गया है, या ऐसे कह के पूरी जो पार्टियों की जो ब्रांडिंग होती है वो एक धर्म को लेकर या फिर इस तरह के आध्यात्मिक आयोजनों को लेकर की जा रही है? दोनों बातें बिल्कुल सही है। पहली बात तो की है कि अगर आज से आप 2000 या 3000 वर्ष पहले चलते हैं, तो जहाँ जिन व्यवस्थाओं में हम जो है नालंदा तक्षशिला जनपदों की व्यवस्थाएं थी, यानी कृष्ण के उत्तर में जितनी व्यवस्थाएं शुरू हुई, उस व्यवस्था में धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं है। धर्म अपना काम कर रहा था, राजनीति अपना काम कर रही थी। अभी के जो दौर में राजनीति को जैसे ही जो है व्यापकता मिलती है, वो धर्म पर हावी होने की कोशिश कर रही है। इतिहास के किसी भी कालखंड में कोई भी राजा किसी धर्म गुरु से बड़ा नहीं हुआ, मगर इस बार के जो दौर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई चयनित हो या राजनेता हो या संगठन से जुड़े लोग हैं, वो पैरेलल शंकराचार्य के इतर या उसकी तरह खुद को एक बड़ा नेता या बड़ा रहनुमा सनातन का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें दुर्भाग्यजनक तरीके से ये है कि जिन 4 शंकराचार्यों को लेकर हम सनातन में काम कर रहे हैं, उनमें से 3 शंकराचार्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। एक शंकराचार्य को लेकर सारी की सारी चीज़ें हैं, वो अपनी तरह से बात करते हैं। उस पर मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े लोग नहीं हैं कि उन पर कुछ कह सकें, और ना ही हम सरकार के स्तर पर ये फैसला लेने वाले लोग हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर ये है कि इस देश में, हमारे देश की दुर्भाग्यजनक परिस्थितियाँ, जिन्हें वामपंथ के लोग कह लो या लेफ्ट के दूसरे लोग कह लो, कि उन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपने मौके पर इन्हीं शंकराचार्य का विरोध करेंगे। आज ये शंकराचार्य उनके लिए इसलिए प्रेमी है क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध खड़े हैं या सरकार उनके विरुद्ध खड़ी है, और उन्हें वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली चीज़। जिस दिन यही शंकराचार्य धर्म ध्वजा उठाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने लगेंगे, सनातन की बात करने लगेंगे, उनमें से उन पोस्टों को आप अभी करके रख लीजिए स्क्रीनशॉट करके, एक आदमी अगर इनके पक्ष में खड़ा हो जाए तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये युग धर्म है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। और हम जैसे आम सनातनी जिन्हें सिर्फ धर्म में आस्था है, धर्म उनके लिए ही जीवन का हिस्सा है। आज आप कितना ही बड़ा कट्टर भाजपाई हूँ, RSS का आदमी, किसी से ही पूछिए, उससे उसके अंदर जब आप झांक के जाएंगे और उससे पूछेंगे कि शंकराचार्य और सरकार में से आपकी प्राथमिकता कौन सी रहेगी, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य सी चेतना का आदमी शंकराचार्य को ही चुनेगा।
उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्योंकि मेरी ये मान्यता है एक आम आदमी के नाते कि शंकराचार्य बनने के पहले वो इस तरह की चीज़ों को करके जाते हैं कि वो जो कहते हैं वही सबसे बड़ी है। तो धर्म ध्वजावाग यूँ नहीं किया कह दिया गया। हमारे धर्म के जो उनका प्रेमानंद जी का महाराज का नाम लिया, वो ऐसे ही नहीं कह रहे कि वो हमारे भगवान है। तो वो इस चीज़ को बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं इसमें सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कुछ वर्षों से, बीते 40-50 वर्षों से जो शंकराचार्य और एक दल विशेष को लेकर जो विवाद चल रहा था, बेहतर होता कि इस कुंभ में उसको खत्म किया जाता। चीज़ें बैठ के लोग बीच के समन्वय करते और इस बात को खत्म करते कि शंकराचार्य धर्म संसद के माध्यम से जो है कुछ चीज़ों को पेश करते, सरकार उनको मानती और सरकार प्रतिबद्धता देती कि हम धर्म के प्रति या अलग अलग मत के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते। देखिए, ये तो धर्म की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो हम लोग जाते जाएंगे। हम कुंभ पर ही वापस आते हैं। कुंभ में हमने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वायरल हुई जिनको नहीं होना चाहिए था या फिर उनको इतनी हाइट नहीं मिलना चाहिए थी। जैसे IITN एक बाबा करके आए कुंभ में, उनकी जो भी योग्यता जो भी है वो एक अलग मैटर है। लेकिन सरकार को क्या इस चीज़ में, चूँकि सारी चीज़ें सरकार के अधीन होती हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी कि एक अच्छी चीज़ जनता के सामने परोसी जाए। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी रील्स या वीडियोज़ कुंभ से बन के आ रहा है जो कि देखने लायक नहीं है या फिर वो परोसे नहीं जाने चाहिए। तो क्या सरकार को इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पर थोड़ी तो लगाम की ज़रूरत थी। ये सिर्फ इसी से विषय से जुड़ा नहीं है कि धर्म और कुंभ से रहा हो। सोशल मीडिया को कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं? दुर्भाग्य ये है कि सोशल मीडिया को हमने इतना फ्री कर दिया कि उसमें यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको उसका एक्सेस देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। एक मिनिमम हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी काम को कराने के लिए घर में मजदूर भी बुलाते हैं तो ये तय करते हैं कि पहले इसने चुनाई की है कि नहीं की है। तो हम एक ऐसा माध्यम सामान्य से लोगों को दिए बैठे हैं जिनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, खुद की कोई समझ नहीं है। जैसे सरकार ने टिकटॉक नाम से एक चलता था ऐप, उसको बैन किया, तो क्या सरकार इसमें भी थोड़ी सी मैं वही कह रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी पात्रता उसको एक्सेस करने के लिए है कि नहीं है, और वो रील जो बना रहा है अगर गलत बना रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। एक बार गलत रील बनाने पर या गलत कंटेंट पेश करने पर अगर कानूनी कार्रवाई होने लगी तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही बंद हो जाएंगी। दोनों चीज़ें, या तो आप इस पर इतना अंकुश लगाइए कि हर कोई इसको ना कर पाए, और अगर आप इसको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में ले रहे हैं तो अपराध होने पर या नियम विरुद्ध होने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। दोनों स्तर पर इसमें करना चाहिए थी। तो जो IITN बाबा ये सब चीज़ें आने की जगह सरकार को इसमें बिल्कुल करना चाहिए। तो बाकी चीज़ मैं इसमें इतना भी कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग काम कर रहे थे, जिन्हें फॉलोअर्स की ज़रूरत थी, व्यूअर्स की ज़रूरत थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा अपने आगे रीच बढ़ाने की ज़रूरत थी, अगर वो शंकराचार्य के पास बैठकर इस पूरे कुंभ से जुड़ी चीज़ों को करते, वो नागा साधु जो कुछ वर्षों के बाद यहाँ आए थे, उन वर्षों में उन्होंने क्या किया उस पर बात करते, कुंभ क्यों होता है, कुंभ पर हमारी क्या, एक सामान्य आदमी की क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, उस पर बात करते, गंगा के निर्मल होने के मामले पर उन संत समाज के द्वारा जो प्रस्ताव पास किए गए होते उन पर बात करते, विद्वत परिषद इस समय शून्यता के स्तर पर पड़ी हुई है उस पर बात करते, राम मंदिर पर जिस तरह से ब्रांडिंग करके सरकार और संगठनों को, धार्मिक संगठनों के बीच में जो है खटास हुई है उसको खत्म करने पर बात होती तो शायद बहुत अच्छा होता। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों के हाथ में आपने ये बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा है, जब उनकी खुद की समझ इस तरह की नहीं है तो आप किन से उम्मीद किए बैठे हैं। चूँकि कुंभ ढलान पर जा रहा है, करीब 10 दिन और बचे हैं मेन कुंभ में। लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो देश की आधी आबादी के समथिंग लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। 10 दिन में और भी लोग पहुँचेंगे। ऐसे सरकार का एक बहुत बड़ा, सरकार की बात करें, देश की बात करें या दुनिया की बात करें, अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन है। आने वाले दिनों में हम नासिक में और उज्जैन में भी ऐसे आयोजन देखेंगे। तो आप मानते हैं कि सरकार के सामने उज्जैन जैसी, चूँकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कुंभ आयोजित करने का, क्योंकि यहाँ की जो ब्रांडिंग थी, जो कहा गया था कि 144 साल बाद ऐसा कुंभ पड़ रहा है, और इस तरह की अगर व्यवस्था यहाँ पर की तो बहुत बड़ी व्यवस्थाओं के सामने सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। तो देखिए, पहले तो ये आपने जो दुनिया वाली बात कही कि मैं उस कुंभ का एक हिस्सा बन के, अगर आप वो 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ होते हैं तो उसका एक हिस्सा बन के मैं खुद गौरव में हूँ कि दुनिया के एक सबसे बड़े इवेंट के लिए हम इकट्ठे हुए और वो गणेश रूप में हमने कर दिया। वो दूसरा कोई सोच भी नहीं करता। आधी से ज़्यादा दुनिया की आबादी इतनी नहीं है जितने हम इकट्ठे हो गए उस देश में। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आपने कही है कि चाहे अगला नासिक का हो 27 में 28 में जो है उज्जैन का हो, दोनों की टोपोलॉजी और भौगोलिक परिस्थितियां सरकार को ये अनुमति दे ही नहीं सकती कि जिस तरह से प्रयागराज में उन्होंने काम किया है वो वहाँ कर पाए।
देखिए, प्रयागराज के साथ में अच्छी बात यह है कि गंगा और यमुना के किलोमीटरों का एक पूरा इलाका है और उसमें लगभग 30-40 किलोमीटर के इलाके में आप कितने लोग जा सकते हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। तो सरकार ने बहुत सोच समझ पे ये ब्रांडिंग की है कि जो चीज़ें दूसरी जगह नहीं कर सकते तो ये जो यहाँ की है वो अगर आगे बताऊंगा क्या किया क्या नहीं करना चाहिए। मगर उज्जैन में आप देखिए, उज्जैन की छिपरा के इस साइड पूरा शहर बसा हुआ है, दूसरी साइड जो खाली है वहाँ बसना शुरू हो गया। पिछला जो 12-13 साल पहले का जो कुंभ था हमने देखा, वहाँ भी बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी चुनौती होगी। और ये जो 144 साल बाद का हो या हर आदमी को जाना चाहिए या नहीं गए तो ये होगा, और जो दौड़ लगाई है, होड़ लगाई है, ये नहीं कर सकते। पूरी तरह से सरकार उस पर नियंत्रण रखेगी कि या तो जिस तरह से बड़े बड़े दूसरे आयोजनों, जैसे हम अमरनाथ की जो है यात्रा देखते हैं, मानसरोवर की यात्रा देखते हैं, मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे कुछ फैसले लेना पड़ेगी। क्योंकि अभी कुंभ में 10 लाख लोग जो है सिर्फ कल्पवासी थी, अगर ये संख्या अगले 3-4 साल में बढ़ती है तो उज्जैन में इनको ही संभालना मुश्किल होगा। तो एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो सकता है सरकार कर दे कि भाई हमको 5 करोड़ 10 करोड़ या 50 करोड़ लोगों को कराना ही है, तो 50 दिन के कुंभ में 1-1 करोड़ लोगों को कहेंगे कि भाई अब तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ। पहले आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराइए आप, फिर उनको जो अनुमति दीजिए कि आप अपने अपने वाहनों से आइए। तो ये करना पड़ेगी जो आप कह रहे हैं। अब इस पर जो आप ब्रांडिंग की बात करना चाह रहे थे, देखिए ब्रांडिंग का जो खेल उसमें हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को मुद्दे को लेकर, उस पर अपनी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए थी। मैं ये बात बहुत अच्छे से मानने तैयार हूँ कि स्वच्छता को लेकर उसमें से 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। हम एक करीला का मेला करते हैं सुखनगर में, 10-25 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दुनिया का कोई मोबाइल टावर काम नहीं करता वहाँ। कुंभ में 5-5, 7-7 करोड़ एक साथ रहे और दुनिया का कोई सा ऐसा नेटवर्क नहीं था जो जाम हो, ट्रैफिक कंजप्शन उसमें रहा हो। इस मामले में उनको बहुत अच्छी जो है सहायता दी। स्वास्थ्य को लेकर जो काम किया उन्होंने वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो मत नहीं। लोगों को जिस तरह से वहाँ ठहराया गया है, उनकी व्यवस्था की, वो बहुत अच्छा है। वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं या दूसरे जो स्वच्छता कर्मी हैं, उनके बिहेवियर को लेकर जिस तरह से ट्रेंड किया गया वो बहुत अच्छा था। हमने कहीं अभद्रता, आपने एक वीडियो नहीं देखा होगा, पुलिस अभद्रता कर रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, इतना बड़ा उद्यम हुआ, इतनी भीड़ आई, पर आपने पुलिस के वीडियो नहीं देखे होंगे कि वो पुलिस आपको जो है अभद्रता करती है, आपको मारपीट करती है। तो इस स्तर पर काम हुआ है, वहाँ पर बहुत काम हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक अकेला यही नहीं, वहाँ पहले से जो घाट के काम किए जा रहे थे वो बहुत अच्छे से किए। लोगों को देखिए, जाम में फंसना, पहुँचने में समस्या हुई है, ये अपनी जगह है, मगर कुंभ में संगम में मैया गंगा की गोद में जाने के बाद आपको कतई कोई परेशानी नहीं। हम उसके अनुभव के जो आधार पर कह रहे हैं कि आप मैं 2.5 या 3 किलोमीटर कुल चला हूँ, तो ये सामान्य सी समझ में आदमी 10-15 किलोमीटर सोच के चला था, अगर 2.5 किलोमीटर का तो मुझे लगा बहुत अच्छा स्नान हो गया मेरा तो वो बहुत अच्छा है। मगर जिस तरह से होर्डिंगों से वो पूरा पटा हुआ है वो ठीक नहीं था। 2 लोगों के आपने पूरा कुंभ समर्पित कर दिया। कुंभ में लाखों लोगों की अहरनिश सेवाएं लगी हैं, बेहतर होता है कि कुछ उन लोगों को भी दे देते। मतलब महाकुंभ जैसा एक देश का सबसे बड़ा उत्सव या सबसे बड़ा आयोजन अगर राजनीति की भेंट चल रहा है तो कहीं ना कहीं मन में कुंठाएं तो होती ही है, और इस तरह के इस तरह की पहल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, इस मामले में हमारे यहाँ बहुत क्लियर है। भगवान भरत को इसका उदाहरण ले लीजिए कि जब राज व्यवस्था उन्होंने संभाली थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कर आ रहा है, कहाँ से जल आ रहा है, कहाँ से जो है सेना की व्यवस्था हो रही है, कहाँ से रसद की व्यवस्था हो रही है, और उन्होंने कभी आके प्रचार प्रसार नहीं किया कि मैं ये कर रहा हूँ, राम के कहने पर ये कर रहा हूँ, राम कह गए थे इसलिए मैं कह रहा हूँ। कभी उन्होंने आप कभी नहीं देखा होगा। पूरी रामचरितमानस और 400 से ज़्यादा रामायण है जिसमें भरत चरित्र एक शब्द नहीं बोला। जमीन के नीचे जो है कुटिया बनाकर सोते थे। तो राज्य व्यवस्था चलाने में लोगों की भावनाएं और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना अपनी जगह है, और उन सुविधाओं के बहाने अपनी ब्रांडिंग करना ये थोड़ा सा गड़बड़। हम हमेशा देखते हैं कि सकारात्मक चीज़ों के विपरीत जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उनके परिणाम ज़्यादा सामने आते हैं। जहाँ जहाँ भी हमने कुंभ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, देखे कुंभ के बाद सरकारें बदली है। इसके बाद हमने जब लोकसभा इलेक्शन देखा, राम मंदिर बना, इसके बावजूद वहाँ पर बीजेपी नहीं जीत दर्ज कर पाए। तो आप कैसे मानते हैं कि इस पूरे जो महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें निकल कर सामने आई, तो क्या उसका खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कई कुंभ होने के बाद सरकार नहीं भी गई,
ठीक है, उमा भारती जी की सरकार आई तो उसके बाद कुंभ हुआ था, तो उसके बाद बहुत लंबे समय तक जो है कुंभ चला। फिर शिवराज सिंह जी ने भी कुंभ करवा रखा। तो सरकार है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड बहुत क्लियर चेहरे बदल गए, चेहरे बदलते रहते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि, पर ये बहुत अच्छी बात है कि आध्यात्मिक ऊर्जा अपना काम करती है। ऊर्जा का जो सिद्धांत है, जब 5 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग एक जगह खड़े होकर किसी एक चीज़ का आह्वान करते हैं तो वो ब्रह्मांड में वो चेतना जरूर जाती है और वो फलित होती है। अगर आप एक समय में 2 करोड़ और 3 करोड़ लोगों को एक साथ स्नान करा रहे हैं, वो हर हर गंगे हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं, तो उस जो चेतना का जो सकारात्मक प्रभाव है वो निसंदेह उस पूरे सर्किल को, उस पूरे क्षेत्र को जो है लाभान्वित करेगा। मगर अगर वहाँ से किसी तरह की नेगेटिविटी जो है निकल के जा रही है तो वो भी ब्रह्मांड में उसी तरह की जाएगी, और भले ही सरकारों के लेवल पर ना हो मगर कहीं ना कहीं उसका असर जरूर होगा। हो सकता है हम उसको ना समझ पाएँ या कुछ दिन बाद आए उसका असर। अगर गलत चीज़ें हुई हैं, जैसे भगदड़ को लेकर बात की जा रही है, 30 का आंकड़ा दिया, लोग उसको कई गुना ज़्यादा बता रहे हैं, अगर वो हुआ है और सही है तो आज नहीं तो कभी ना कभी उसका प्रभाव जरूर आएगा और किसी न किसी पर आएगा। सीधा सीधा मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर कुछ गलत हुआ है और जिसके जिम्मेदार है उनको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का संभाल ही नहीं उठता। इतना सा भी अगर कुछ गलत हुआ होगा और उसको गलत को सही करने का या ढकने का प्रयास हुआ होगा तो जो कर रहे हैं उनको, ईश्वर है तो ईश्वर अपनी बात बिल्कुल करेगा। और आप ईश्वरीय काम के लिए गए थे। आप जनरल भाषा में हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग चर्चाओं में कहते हैं कि जो जिस कलर का चश्मा लगाता है उसको वैसा नजर आता है। कुंभ की बात भी वहीं तक सामने आती है कि जो कुंभ की अच्छाई देख रहा है वो अच्छाई देखेगा, जो वहाँ के प्रवचन सुन रहा है या बेहतर चीज़ें देख रहा है, और कुछ एक ऐसा भी धड़ा है कि जो नेगेटिव चीज़ें देख रहा है। हितेंद्र भदौरिया जी कुंभ को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से कुंभ को लेकर व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें नो डाउट बहुत अच्छी है। व्यवस्थाओं को लेकर आप सरकार को नहीं कोस सकते। आप उन व्यवस्थाओं की जो क्रेडिट लेने का भाव है उसको ज़रूर जो है आलोचना के शिकार में कर सकते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी की गई। दूसरा ये है कि जैसे मैं अपने ही आपको बताया अभी कि मैं गया और मेरे पहले मेरा बच्चा गया तो उसे जाम नहीं मिला, वो आराम से दर्शन कर पाया। मैं गया, मुझे 16 घंटे का जाम लगा। मेरे साथ कुछ लोग थे जो नगर निगम की बस से गए, उन्होंने 11 किलोमीटर आराम से सफ़र किया। मेरे पीछे की बस वालों ने, बेचारों ने आधे से ज़्यादा पैदल यात्रा की। जो नैनी स्टेशन से उतरे उनको कोई साधन नहीं मिला, उन्होंने 11 किलोमीटर की यात्रा की। हम जिन मोटरसाइकिलों पर बैठे उन मोटरसाइकिलों में हम 50 लोग का काफिला था। कुछ लोगों से 100 रुपये लिए, कुछ से 200 रुपये लिए। कुछ ऐसे लोग भी हमको मिले जो जिस मोटरसाइकिल पर मैं और मेरा मित्र हरिओम बैठे थे, उनने हमको बांगड़ चौराहे पर उठा रहा, हमने पैसे दिए तो मना कर दिए, बोले नहीं मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। तो हम में से 5 लोग ऐसे थे जिनको पैसे ही नहीं लगे, 5 लोग ऐसे थे जिनको 200 से 300 रुपये। तो ऐसी व्यवस्था थी। हम लोग गए तब हमको 3 किलोमीटर चलना पड़ा, कुछ लोगों को 8 किलोमीटर करना। मेरे पिताजी जब कुंभ गए तो वो अपनी कार जो है टेंट हाउस तक ले गए, वहाँ से चल के संगम अरल घाट तक गए, पुल पार करके उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, उसी कार में बैठ के अपने तब तंबू पे आ गए। तो कई लोग अब ऐसे भी हैं जिनने 15-15 किलोमीटर की जो है पैदल, मतलब जिसका पाला जैसे व्यक्ति से पड़ गया उसके अनुभव वैसे हैं। अनुभव ये था कि जितनी भीड़ ज़्यादा थी उसके हिसाब से व्यवस्थाएं ऊपर नीचे हुई। आप शनिवार इतवार छोड़ के किसी भी दिन कुंभ जाइए, बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं शनिवार इतवार के ही दोनों दरमियान में गऊँ, पर इसके बाद भी एक तरफ से 3 किलोमीटर और दूसरी तरफ से 4 किलोमीटर, बस इससे ज़्यादा यात्रा नहीं है पैदल की। तो इतना तो बहुत सोच के चली थी। तो मेरे हिसाब से कुंभ में जब हम जाते हैं तो पहले जब हमारे पूर्वज कुंभ जाते थे तो घर से लेकर वहाँ तक की यात्रा पूरी कष्टप्रद होती थी, मगर कुंभ का जो स्नान होता है वो अपने आप में इतना अलौकिक होता है कि जब आप डुबकी लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। कुंभ की हम बात कर रहे हैं, चूंकि सरकार है, हर कोई यही सोचता है कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दे पाएँ। कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ तात्कालिक परिस्थितियों में कुछ निकल के आ जाता है। अब हम श्रद्धालुओं या जनता की बात करें, हर कोई चाहता है कि हमें ऐसी व्यवस्थाएं मिले। अधिकारों के बारे में सब बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों के बारे में कोई बात नहीं करता। जनता की क्या जिम्मेदारी थी या जिम्मेदारी है? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, ट्रेनों के कांच फोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, ज़बरदस्ती पानी फेंका जा रहा है। तो इस तरह से क्या आप जो है पुण्य कमा सकते हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है इस पूरे कुंभ का जो मूल है वो यही है, अव्यवस्थाओं को या व्यवस्थाओं को लेकर। मुझ में नागरिक जिम्मेदारी का भाव नहीं है, मुझ में सामाजिक समझ का बोध नहीं है। मैं जिस घाट पर 181-178 नंबर के खम्भों के बीच में नहा रहा था, वहाँ महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए सरकार ने बहुत सारी जो है हट बनाए थे,
उन हटों में आप गंदगी करके आ रहे हैं, आप लेटरिन करके आ रहे हैं, और फिर आप ये कहो कि कुंभ में बहुत खराब स्थिति है। ठीक है ना, आपके लिए जो आरक्षित स्थान है, आप उसके बैरिकेड तोड़ के सिर्फ 1 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा चलना ना पड़े, और अगर आप जा रहे हैं और फिर अगर आप ये कह रहे हैं कुंभ में अव्यवस्था है, तो बिल्कुल आप खराब करके गए। मैं आपको बताऊं कि जिस जगह से हमने एंट्री ली और जहाँ संगम द्वार तक गए, वहाँ तक करीब 4 किलोमीटर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ सार्वजनिक शौचालय ना बनाए गए हों। अब उसके बाहर आपको हैंडपंप लगा हुआ है। अगर मैं अपने किए धरे पर खुद पानी डालकर नहीं आ रहा और पूरा जो है उसको खराब करके आ रहा हूँ, तो दूसरा आदमी जो जाएगा उसका अनुभव यही होगा कि साहब बहुत गंदगी है। तो वो गंदगी किस स्तर पर कौन करके आए। ठीक है, मैं संगम में डुबकी लगाने के बाद नदी को दूषित करके आ रहा हूँ, उसमें गंदगी छोड़ के आ रहा हूँ फूल के नाम पे और दूसरी चीज़ के नाम पे, तो ये जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, क्योंकि अगले वाला जब आएगा तो उसको वहाँ क्या मिलेगा। जब मैं कपड़े बदल रहा हूँ तो मैं अपने कपड़े बदलने के बाद जो भी खराब चीज़ें गंद, उसको भर के आप डस्टबिन पड़े हुए हैं उसमें भी रख सकते थे, मगर वही वही करके आ रहा हूँ। सेम ये स्थिति भीड़ को लेकर भी रही। तो भीड़ को लेकर भी आप, भीड़ पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, भीड़ का अपना नियंत्रण, पर भीड़ इतना तो कर सकती थी कि आपको सुबह से शाम तक वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपको माइक से लाउड स्पीकर सारी बातें बताई जा रही हैं, क्या मैं उनको सुन ही रहा हूँ। पालन करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उनको सुनना ही पसंद नहीं कर रहा। मैं अपने आप चले जा रहा हूँ। मैं पहली बार कुंभ गया हूँ, आप कोई भी गया, और मुझे यही पता नहीं मुझे करना क्या चाहिए, और जो कर रहा हूँ फिर उससे अव्यवस्था हो रही है। तो सारी की सारी जिम्मेदारियां जितनी मैं समझता हूँ, सरकार इस मामले में हम फेल्यूर कह सकते हैं कि साहब उन्होंने 5 लाख या 5 करोड़ के नाम पे जो व्यवस्थाएं जुटाई, और उसी समय में 10 करोड़ लोग होंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो जो है चरमराएंगे। पर मैं अपना संयम या अपनी समझ से अगर इसमें सहयोग करता, तो जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको 2 चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मैं व्यवस्थाओं में विरोध पैदा करने जा रहा हूँ या व्यवस्थाओं में संबंध पैदा करने जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात है। अगर जिन जिन लोगों ने संबंध के भाव से गए और उन्होंने किसी तरह की अव्यवस्था नहीं की, तो उन्होंने बहुत समस्याओं के बाद भी कुंभ को आनंद लिया। तो आनंद लेने का विषय है। कुंभ में आप क्या करने गए हो, वो आप देखना क्या चाह रहे हो, कुंभ के आनंद में क्या देखना चाह रहे हो, आप ये सब चीजें देखना चाह रहे हैं। इस भीड़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना के कुंभ में स्नान करने की हमें फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो सिर्फ लोग इसी मकसद से जा रहे हैं या वास्तव में कुंभ में जो है धर्म लाभ लेने के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं? आप कुंभ नहीं गए? जी मैं कुंभ गया। जो लोग कुंभ गए हैं ईमानदारी से खुद सोच लें वो कि मैं वाकई में सिर्फ डुबकी लगाने गया था, गंगा मैया की जो है अर्चना करने गया था, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने गया था, जो 144 साल की जो बात की जा रही है, हजारों वर्ष पहले जो एक इस नक्षत्र में एक बूंद गिरने से अमृत की हुई थी। क्या मैं उस पूरे सर्किल में उन महान तपस्वियों की जो चेतना साधना चल रही है उसे महसूस करने गया था क्या? या मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे दूसरे भाई बंधु जा चुके थे, इसलिए मुझे एक स्टेटस बनाना था कि मैं भी कुंभ करके आया हूँ, मुझे भी बताना है, फोटो खिंचवाना है। तो मैंने देखा वहाँ पर जब कुंभ में स्नान कर रहा था, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, कि स्नान कम और फोटो सेशन ज़्यादा था। तो एक तो ये है कि आप स्नान कीजिए, अपना काम कीजिए और फिर फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप गए एक कैमरामैन को लेकर ही, और सिर्फ ये बताने के लिए कि ये दुर्भाग्यजनक तरीके से जितने भी राजनेता गए हैं वो सिर्फ ये प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादा गए हैं कि हम गए, रजिस्टर में सिग्नेचर मेरे, हम गए, हमारा नाम आ गया। अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो राहुल गांधी प्रियंका क्यों नहीं गई, उनको सिर्फ इस वजह से जाना पड़ रहा है कि लोग कह रहे हैं वो क्यों नहीं गई। जो उनको लेकर आ रही हैं वो जाएं या नहीं जाएं वो एक अलग विषय है, मगर स्वयं वो छोटे से लेकर ऊपर तक की वही है। वो देख रहे हैं कि कैबिनेट में कौन कौन लोग आए, सरकारें कहाँ कहाँ की पहुंची। तो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हों, चाहे छत्तीसगढ़ के गए हों, चाहे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर जिस तरह से कुंभ वहाँ हुआ है, उसकी ब्रांडिंग हुई है, तो इनके तो हाथ पैर फूल जाएंगे दोनों के जो है। तो वो भले ही कह रहे हैं कि साहब अपने अधिकारियों को भेजकर इसकी जो है समीक्षा कर रहे हैं, इससे अध्ययन कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, आगे की चुनौती। तो जैसी व्यवस्था प्रयागराज में थी, क्या इस व्यवस्था का कुछ भी अंश हम उज्जैन में देख पाएंगे? क्योंकि इलाहाबाद का जो एरिया बहुत विस्तृत है, काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उज्जैन में उतनी व्यवस्था होना संभव ही नहीं है, असंभव वाली बात है। उज्जैन चूंकि एक मुझे जो लग रहा है कि सरकार के लेवल पर जो उज्जैन का ब्रांडिंग होगी वो इतनी हो ही नहीं सकती जितनी कि कुंभ प्रयागराज की हुई है, क्योंकि सरकार भी अच्छी तरह से जानती है इस बात को कि हम जहाँ कर, देखिए राम मंदिर के मामले पे सरकार को पता था कि भारतीय आस्था का सबसे बड़ा विषय है, इस पर जितना बड़ा किया जा सकता है कर लीजिए, उन्होंने किया है। आपको पता होगा
इसी समय काल में रविदास जी का एक मंदिर बनाया है सरकार ने, और भारत में किसी भी दलित संत से जुड़े आस्था के विषय पर इससे बड़ा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ, मगर उसकी ब्रांडिंग सिर्फ एक तबके विशेष तक रही, उस तक अप्रोच रही, उससे ज़्यादा बाहर नहीं रही। तो उनको पता है कि कहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम होगा वहाँ। हमने कुंभ में एक चीज़ और देखी, बहुत सारे संत महात्मा आते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं, लेकिन उसके विपरीत जो जिन्हें हम पाखंडी बोलें वो लोग ज़्यादा वायरल हुए। तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे लोगों को मंच ना दिया जाए। इसमें आम लोगों की, यूट्यूबर की या सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारियाँ? हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए हम नहीं समझते कि कौन सा साधु असली है, कौन सा नकली है, या कौन सा वो है। ये बहुत गजब की बात है कि आगे की चीज़ों में इसमें करना चाहिए। जहाँ तक मैं जितना समझता हूँ, शंकराचार्य को जितना मैंने समझा, ये जो आप कह रहे हैं, आज की परिस्थिति ही 700 ईस्वी में सेम थी। उस समय भी सबके सब धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे, अपने अपने मत संप्रदाय चला रहे थे, अपने विचार चला रहे थे। और उसी दौर में कुछ समय पहले बौद्ध और जैन जैसे दो बड़े मत आ चुके थे, जो शांति से जीने की बात कर रहे थे, आडंबरों से जो है मुक्त होने की बात कर रहे थे। तब शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम शुरू किया था। अब के शंकराचार्यों की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, शंकराचार्यों के अलावा अखाड़ा परिषद से जुड़े लोग, और हमारे यहाँ एक काशी विद्वत परिषद भी है जो इस तरह की सब चीज़ों पर फैसला लेती है। इनको सरकार को ये बात कहना चाहिए, अपनी बात बताना चाहिए, और सरकार को माननी चाहिए कि जो अखाड़ों से संबद्ध साधु हैं उनकी पहचान होना चाहिए, उन्हें एक सुरक्षित स्थान दिया जाना चाहिए, और वो पूरा का पूरा स्थान लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो यहाँ इस जगह पर हैं, जिनसे आप मिल सकते हो। बाकी जो लोग जिन्हें हम आडम्बरी कह रहे हैं या जो इंडियन बाबा कह रहे हैं, जो खोज में गए हैं, जो उस प्रक्रिया में हैं, उन्हें उस प्रक्रिया का हिस्सा रहने देना चाहिए, उनके पैरेलल खड़ा नहीं होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य के दर्शन करने में मैं और वो सारे लोग जो साधक परंपरा में, वो यात्रा में, उनको बराबर का हिस्सेदारी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उनके बराबर की स्थिति में आ खड़े हो जाएं, जैसे वो कन्नड़ अखाड़े का जो मामला है, वो नहीं होना चाहिए। आपने गंगा मैया में स्नान किया, काफ़ी सारे संत महात्माओं के आपको दर्शनों का पुण्य लाभ मिला। दर्शनों का अनुभव आप बताइए कि कुछ उस तरह उस पल में आपके मन में क्या कुछ भाव थे? कई बार ऐसे लोग होते हैं कि आंखों से अश्रुओं की धारा बह जाती है, हमें अपना पूरा जो जीवन का बुरा समय, अच्छा समय, सारा कुछ उस समय दिमाग में या आंखों के सामने आ जाता है। आपके सामने क्या कुछ भाव थे? बहुत दुर्भाग्यजनक रहे हम लोग इस मामले में, क्योंकि जिस जाम की मैं बात कर रहा था, उस जाम ने हमारे 16 घंटे खराब किए। तो एक बस करके ले गए थे, उसकी अपनी नियति थी, उसको किस समय लौटना था। तो जो समय हमने साधु संतों के दर्शन के लिए रखा था, वो हमारा जाम खा गया। तो रास्ते में जितने लोग मिल पाए उन्हीं को प्रणाम कर पाए, क्योंकि नहीं कर पाए। देखिए, ये सब नियति के विधान है। सोचा ये था कि 1 महीने का कल्पवास करेंगे, मगर वो नहीं हो पाया। सोचा था 2-4 दिन रहेंगे, नहीं हो पाया। 1 दिन का समय लेके गए, वो भी नहीं हो पाया। पर मेरा इतना मानना है कि अगर मैं गया होता तो मैं कुछ देर उन साधु संतों के पास चुपचाप जरूर बैठता, जो हकीकत में हिमालय में साधनाएं करके आए हैं, या जिनकी तपचर्या उस लेवल की, उतना कोशिश करते तो मिल जाती। वो साधु हैं कौन? जो लोग आडंबर का काम कर रहे हैं, वो जिन साधुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो आत्मकल्याण के इतने बड़े मार्ग पर हैं कि उन्हें बाहर की इस तरह की चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी वीडियो डालने के बाद किसी यूट्यूबर को कितने व्यूज़ मिले या कितना वायरल हुआ। वो अपने काम में लगे हुए हैं। आप जाके बैठ जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं, आप नहीं गए तो कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के पास जाकर उस आध्यात्मिक जो है सर्किल को जो है समझने का प्रयास होना चाहिए था, होता यही था। देखिए, कुंभ का जो मूल है वो सिर्फ इतना ही था कि वो साधु संत जो समाज से बिल्कुल विरक्त थे, अलग रहते थे, वो हर 4 साल बाद अलग अलग स्थानों पर जाकर समाज को दर्शन देते थे, नई ऊर्जा देते थे, जो गड़बड़ चीज़ें हो रही उन पर सही चीज़ें करके आते थे। और एक सामान्य से जो भारतीय थे या हिंदू को या सनातन को मानने वाले, वो भी इस वजह से जाते थे कि अब हमको नई दिशा में क्या मिलेगा, ऐसा कुछ नया क्या दे के जाएंगे जो हमारे आगे काम आने वाला है। सदियों से ये परंपरा रही है। मतलब आप इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि लोग पुण्य कमाने से ज़्यादा महिमा मंडन या सिर्फ दिखावा, सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव का है, इसमें ज़्यादा फंस रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अब तो कुंभ का वो भाव खत्म ही हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अशोकनगर शहर में करीब करीब, मुझे नहीं लगता तो जिले भर में लाख खान लोग तो होंगे जो कुंभ में गए होंगे। कुंभ का महत्व और कुंभ का उनके जीवन में प्रभाव क्या है और करके आए, उससे उनको क्या समझ में आया कि नहीं देखेंगे। मैंने फोटो डाला, मैं उसके साथ गया, हमारी बस ऐसी थी, हम जाम में ऐसे। यात्रा वृतांत
और वहाँ होने वाली चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा है। कुंभ क्यों गए थे वो है ही नहीं है किसी के पास। एक बार फिर से अगर आपको कुंभ जाने का मौका मिला, आप किस तरीके से अपना समय वहाँ पर व्यतीत करना चाहेंगे इन्हीं 10 दिनों में? मैं इस बार भले ही नहीं कर पाया, पर ईश्वर मुझे ये शक्ति दे और समझ में ये उपलब्ध कराए। एक बार कल्पवासी करने का मूल है 1 महीने का। और कोई ऐसा विषय जो छूट गया हो, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो कुंभ से संबंधित? कुंभ से देखिए, कुंभ की भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कुंभ में अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 10-12 दिन है, शनिवार इतवार छोड़कर जरूर जाइए। मगर कुंभ में फोटो सेशन या इस वजह से नहीं कि मैं वो गए थे मुझे जाना है, या इस वजह से नहीं, कुंभ को समझने के लिए जाइए। कुंभ जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। अगले पॉडकास्ट में अगर आप साथ फिर बैठेंगे तो कुंभ जीवन में कहाँ काम आएगा उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोकनगर के वरिष्ठ पत्रकार हितेंद्र बुधौलिया जी। इन्होंने कुंभ के अपने अनुभव, कुंभ के वर्तमान हालात और उनसे जुड़ी हुई काफ़ी जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनके बारे में हमसे विस्तार से चर्चा की। तब तक के लिए मेरे लिए नमस्कार।